तो अब से जो है सेशन वो हमारा रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। इसमें मैंने आपको कल तक जो करवा दिया था वो अबेटमेंट पूरा कंप्लीट करा दिया था इम्पोर्टेंट केस लॉस के साथ। बीएनएस के अंदर सबसे पहले जब आपने शुरू किया था तो स्टेजेस ऑफ क्राइम से किया, फिर इसके बेसिक एलिमेंट्स को समझा, उसके बाद हमने अबेटर और अबेटमेंट को समझा, और अब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को समझेंगे। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम कर रहे हैं। कल हम बेयरक्ट से ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया है। जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको दिक्कत हो रही थी असाइनमेंट पीडीएफ को देखने पढ़ने समझने में, तो आज हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का पीडीएफ जो है वो शेयर किया हुआ है स्क्रीन पर। तो आपसे जो क्लासेस रहेंगी वो पहले भी हमारा बायलैंग्वेज मेथड रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि पहले पीडीएफ केवल इंग्लिश की होती थी, लेकिन अब पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे इस पीडीएफ के थ्रू जो है पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र। ये सेक्शन 61 को कवर करता है बीएनएस की। अभी हम बीएनएस ही करेंगे क्योंकि आईपीसी तो अब हट ही गया और बीएनएस अब एनफोर्सेबल हो गया, तो इसलिए बीएनएस की सेक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती क्या है। अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की बात करें तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, और वो कॉमन ऑब्जेक्ट इलीगल होना चाहिए, वो कॉमन ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो किसी इलीगल मकसद को पूरा करता हो, ठीक है, किसी भी इलीगल इरादे के साथ किया जा रहा हो गैर कानूनी काम। इलीगल मतलब गैर कानूनी। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है इसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे कोई भी समझो, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी ऐसे काम को करने की योजना बनाते हैं, समझौता करते हैं, षड्यंत्र करते हैं जो कोई गैर कानूनी काम होता है, यानी कि इलीगल एक्ट होता है, तो वहाँ पर हमारा ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है वो एप्लीकेबल होता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का सीधा मतलब क्या हुआ? कोई भी गैर कानूनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी है, उसके लिए कोई भी समझौता करते हैं, तो वो हमारा क्रिमिनल एक्ट के अंदर कवर होता है। इसके बाद अगला देखें, अगर हम इसके की पॉइंट यानी कि जो इसकी मुख्य बातें हैं। मेयर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट शुड बी कैरिड आउट। सिर्फ समझौता होना ही काफ़ी है, ये जरूरी नहीं है कि यह काम को असल में किया जाए। दो लोग मिलकर केवल समझौता कर रहे हैं किसी के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने का, कोई भी गैर कानूनी काम करने का, तो वहाँ पर केवल इतना ही बहुत है कि वो इस काम को करने की योजना बना रहे हैं। वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो काम को करें। अगर वो करते हुए नहीं है, केवल योजना बनाते हैं, तो उतना ही काफ़ी है। अब हम इसकी कुछ शर्तें समझ लेंगे, जिसे प्रोविजो कहते हैं। प्रोविजो मतलब किसी भी एक्ट के किसी भी सेक्शन के अंदर जो प्रोविजो होता है वो उसकी बेसिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि बेसिक शर्तें होती हैं जिसको पूरा करने से वो एक्ट जो है या वो सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसका प्रोविजो क्या है? नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अपराध करने के समझौते के अलावा किसी भी समझौते को आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। केवल और केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में वही एक्टिविटी आएंगी जो गैर कानूनी, जो इलीगल है, ठीक है। अगर कोई लीगल एक्टिविटी की जा रही है तो उस लीगल एक्टिविटी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जब तक कि किसी समझौते के तहत शामिल पक्षों में से किसी एक या ज़्यादा पक्षों द्वारा समझौते के अलावा कोई और काम न किया जाए। यहाँ पर एक्टिविटी जो है उसमें क्या हो रहा है? एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, यानी कि केवल अकेला व्यक्ति नहीं है, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। और क्या कर रहे हैं? एक से ज़्यादा व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, यानी किसी भी क्राइम को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी इलीगल एक्ट को करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वो अपराध कहलाता है। उस अपराध के लिए कोई योजना बना रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहलाता है। अगर हम इसी को आगे देखें, इसके इम्प्लीकेशन को समझे, यानी कि इसके मीनिंग मतलब को समझे। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो अपराध का समझौता होता है, जो हमारे प्रॉपर क्रिमिनल एक्ट के अंदर सजा योग्य है, यानी कि जहाँ पे सजा दी जा सकती है, तो ऐसी कोई भी योजना बना रहा है तो वो पनिशेबल है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि केवल और केवल क्रिमिनल एक्ट के लिए ही किया गया कार्य जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के अंदर कवर होता है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। अब इसका मीनिंग अर्थ के साथ इसको एक बार समझ लेंगे हम। तो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के लिए पनिशमेंट।
इसमें यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर बता रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैर कानूनी काम उस समझौते का मुख्य मकसद है या सिर्फ उस मकसद से जुड़ा कोई काम। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल है वो डायरेक्टली रिलेट हो या उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसको पूरा करना हो। इनडायरेक्टली और इंसिडेंशियल ऑब्जेक्ट जो है वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन हम समझ ली विद प्रोविजन, जो शर्तें दे रखी उसके साथ समझ लिया और साथ में उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया। स्पष्टीकरण को भी हमने क्लियर कर दिया। अब पनिशमेंट क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो किस तरह की सजा जो है भारतीय न्याय संहिता उसको देता है। तो भारतीय न्याय संहिता में क्या सजा लिखी है इसके लिए? इफ द conspiracy is to commit an offense punishable with death, life imprisonment और रिलीजियस imprisonment for 2 year or more। अगर साजिश ऐसे अपराध को करने की है जिसके लिए मौत की सजा, उम्र कैद या 2 साल से अधिक कठोर कैद हो सकती है। यानी कि वही सारे क्राइम को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जोड़ा जाता है जहाँ पे उस क्राइम को करने के लिए मौत की सजा हो या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो यानी कि उम्र कैद हो या 2 साल से अधिक की सजा मिलती है। जहाँ पर इस तरह की कोई भी साजिश की सजा स्पष्ट नहीं है वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रावधान लागू नहीं होता। मतलब जहाँ पर हमारे एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा ही नहीं है कि भाई इसके लिए क्या पनिशमेंट होगी तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। द पर्सन शैल पनिश इन द सेम मैनर एज ही अबेटेड सच ऑफेंस। यहाँ उस व्यक्ति को मतलब जो व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है उसी तरह की सजा दी जाएगी जैसे उसने उस अपराध के लिए उकसाया। यानी कि यहाँ पे अबेटमेंट की सजा मिलेगी। अगर कोई भी क्राइम कोई भी लॉ क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पे अबेटमेंट की सजा उसको दे सकते हैं। अगला, if conspiracy is for an offense other than those mentioned above। यानी कि ऊपर जितने भी हमने क्राइम एक्टिविटी की बात की है उसके अलावा कोई और है जो ऊपर मेंशन नहीं है तो पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इंक्रीजमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म नॉट एक्सीडेंट। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसमें सजा के तौर पर उसको 6 महीने से ज्यादा की कैद, जुर्माना और कैद दोनों हो सकती है तो वो भी एक्टिविटी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाती है। अब सेक्शन 10 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया उसका सेक्शन 8 बन गया। पहले सेक्शन 10 था, सेक्शन 8 हो गया पीएसए के अंदर। ये कहता है एडमाइजेबिलिटी ऑफ एविडेंस इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कि आपराधिक साजिश के मामलों में सबूत क्या होता है और सबूत की स्वीकार्यता क्या है। कौन सी चीज को सबूत मानेंगे और कुछ सबूत को कैसे स्वीकार करेंगे। सबसे पहले इसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। एक बार जब गैर कानूनी काम करने के लिए आपराधिक साजिश साबित हो जाती है तो एक साजिशकर्ता का काम दूसरे का भी काम माना जाता है। मान लो कि एक बार क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो गई, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो गई तो एक कॉन्स्पिरेटर ने कोई भी एक्टिविटी की तो दूसरे कॉन्स्पिरेटर को उसके लिए सजा दी जाती है यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी हो जाती है। तो धारा 10 के अंदर साजिश के सबूत की स्वीकार्यता संबंधित यानी कि सेक्शन 10 क्या कहता है इसकी एडमाइजेबिलिटी जो एविडेंस है कॉन्स्पिरेसी के केसेस में उसका एडमाइजेबिलिटी यानी कि वो मतलब एप्लीकेबल हो सकता है, वो सुनने लायक बन जाता है। इसके स्वीकार्यता बढ़ जाती है। मतलब अब इसके की प्रोविजन क्या है? एनीथिंग सेड डन और रिटर्न बाय द कॉन्स्पिरेटर कुछ भी चीज षड्यंत्रकारी द्वारा करना, लिखना या फिर कहना वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जिसकी कॉमन इंटेंशन क्या है कॉन्स्पिरेटर मतलब सारे मिलकर कोई योजना बना रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं तो वो सब इसमें शामिल हो जाता है। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को देखा जाता है और पर्सन को देखा जाता है जो पार्टी है कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर यानी कि साजिश यह साबित किया जा सके कोई व्यक्ति साजिश में शामिल जब किसी व्यक्ति को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साजिश से जोड़ा जा सकता है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल। कंडीशन क्या है एडमाइजेबिलिटी की स्वीकार्यता की शर्तें क्या है कब एविडेंस जो होता है जो सबूत है उनको स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड हो ये बिलीव करने के लिए
दो से कि ज्यादा दो या व्यक्ति दो से मिलकर ज्यादा व्यक्ति किसी भी मिलकर किसी कॉन्स्पिरेंसी भी को कॉन्स्पिरेंसी को परफॉर्म कर रहे कोई हैं। भी स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट राइटिंग बाय द वन वन कॉन्स्पिरेंटर कॉन्स्पिरेंटर, अगर अगर एक एक कॉन्स्पिरेंटर कॉन्स्पिरेंटर उसको लिख रहा विल है, बी एविडेंस विल बी अगेंस्ट एविडेंस अगेंस्ट अगर अदर। किसी एक के अगर ऊपर किसी कोई एक गुनाह के ऊपर साबित कोई हो रहा गुनाह है साबित तो हो रहा है, बाकी तो बाकी कॉन्स्पिरेटर जो है बाकी कॉन्स्पिरेटर जो षड्यंत्रकारी है के ऊपर बाकी भी लागू षड्यंत्रकारी के ऊपर भी वो लागू हो जाए। यदि किसी एक यदि किसी साजिशकर्ता एक का कोई साजिशकर्ता बयान का कोई काम बयान, लिखावट काम, लिखावट दूसरे के खिलाफ दूसरे सबूत के तभी खिलाफ माना सबूत जाएगा तभी जब माना साजिश जाएगा तब बनने के साजिश बाद की बनने के बाद किया। यानी कि एक्टिविटी यानी कि वो उन्होंने साजिश के एक्टिविटी तहत उन्होंने साजिश के तहत की। अब ये है अब आपके ये है क्रिमिनल आपके कॉन्स्पिरेंसी क्रिमिनल जो मैंने आपको कॉन्स्पिरेंसी जो समझाया। मैंने आपको समझाया है। अब क्रिमिनल अब कॉन्स्पिरेंसी क्रिमिनल के केस कॉन्स्पिरेंसी के केस लॉ, लॉ तो केस डिस्कस लॉ करने से डिस्कस पहले करने से पहले मैं आपसे एक दो मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछ दो लेता हूँ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो लोग जो लोग एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर क्लासेस रहे में। हैं क्लासेस में। तो क्रिमिनल तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कब मानी कॉन्स्पिरेंसी जाती कब है जब मानी कितने जाती है? लोग इसमें जब इन्वॉल्व कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते मिनिमम 2% सर। मिनिमम 2 मिनिमम, और मैक्सिमम और कोई लिमिट है? मैक्सिमम की कोई लिमिट है? नो सर। तो मैक्सिमम की इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट की नहीं। इसमें कोई लिमिट और नहीं। किस चीज को और किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी चीज को कहते क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं? हैं? आपराधिक षड्यंत्र किसको आपराधिक कहते हैं? षड्यंत्र किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी इलीगल वर्क काम के लिए षड्यंत्र रचते हैं सर। मतलब कॉन्स्पिरेंसी में वो एक्ट शामिल कॉन्स्पिरेंसी होता में है वो एक्ट शामिल होता जो है किसी लॉ जो को ब्रेक किसी करता लॉ है, को ब्रेक जो करता किसी है, कानून जो के किसी अगेंस्ट कानून के अगेंस्ट जो है, किसी जो किसी सिटीजन्स को नहीं करना सिटीजन्स को चाहिए, नहीं करना चाहिए, नागरिकता के अधिकार उसके अधिकार कर्तव्यों उसके के विरुद्ध हो। कर्तव्यों के विरुद्ध वो हो। सारी चीजें तो वो क्रिमिनल सारी चीजें कॉन्स्पिरेंसी में क्रिमिनल शामिल कॉन्स्पिरेंसी हैं। में अब हम शामिल इसके हैं। अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट कुछ केस लॉ इंपॉर्टेंट समझेंगे केस लॉ जो एग्जाम समझेंगे में जो पूछे एग्जाम जाते में पूछे जाते हैं। हैं। द जुडिशरी The हैज judiciary has इंटरप्रेटेड interpreted द the क्रिमिनल concept of कॉन्स्पिरेंसी criminal अंडर द conspiracy सेक्शन under the section 120A ऑफ 120A of IPC। 120A तो 120A तो आईपीसी IPC का का है, 61 61 BNS का हो गया। तो आईपीसी तो के IPC के 120 को बहुत 120 को बार जो है बहुत बार जो है समझाया है, समझाया किन्होंने समझाया है, जजेस ने जजेस ने समझाया। समझाया है। अब देखो जजेस तो उसी को समझेंगे जो पहले चला आ रहा था। बीएनएस BNS तो तो अभी अभी आया, आया तो अभी आगे BNS आएगा। का आएगा। लेकिन लेकिन बीएनएस BNS का का 61 61 और और आईपीसी IPC का का 120 सेम 120 सेम ही। तो तो इसलिए हम इसी के डेफिनेशन को समझ लेंगे और केस लॉ पुराने सेक्शनों पर ही होते हैं, नए जो अभी बनेंगे ना धीरे धीरे। तो तो पहला केस है आपका टोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1955 का केस है। यहाँ पर केस क्या है कि साजिश के अस्तित्व को साबित करने के लिए जो जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, उसकी क्या भूमिका है? मतलब कॉन्स्पिरेंसी प्रूव कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? जिसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी हुई है। तो वो कैसे प्रूव करेगा? तो तो इसके लिए कोर्ट ने क्या बताया? कोर्ट ने बताया कि जो प्रोसिक्यूशन है मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेंसी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी कि अभियोजन पक्ष को साजिश के अस्तित्व को बिना किसी उचित संदेह के साबित करना होगा। बिना किसी संदेह के साबित करना जरूरी है कि साजिश हुई है या साजिश करने की तैयारी की गई। सिर्फ सिर्फ साजिश का शक होना अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं। क्या क्या साजिश करने का शक है आपको किसी पड़ोसी के ऊपर, किसी रिश्तेदार के ऊपर, उस बिहार पर उसको सजा मिल सकती है? बताइए यस और नो। मान मान लीजिए आपको कोई पड़ोसी है और और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको ऐसा शक है कि वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो क्या आपके शक के बिना पर कोर्ट सजा दे सकती है? यस और नो। Am I audible or not? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो बताइए यस और नो। नो हो सकता है। नो। शक के बिना पर कोर्ट कभी सजा नहीं देती। वो पता ना, कोर्ट शक पे नहीं चलती, कोर्ट किस पे चलती है? सबूतों के ऊपर। सबूत मतलब एविडेंस। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं तब तक कोई सजा नहीं है। अगला जो केस है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू होगड़, 1961। काठी कालू होगड़। यहाँ पर कॉन्स्पिरेटर जो था वो एस्टेब्लिश कर रहा है एब्सेंस ऑफ एन ओवरेट एक्ट, यानी कि क्या किसी प्रत्यक्ष कार्य के बिना साजिश साबित की जा सकती है? मतलब आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपके अगेंस्ट, लेकिन आपके पास ये सबूत है कि उन्होंने मिलकर योजना बनाई है, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की है आपके अगेंस्ट। तो क्या योजना बनाने पर और योजना साबित कर दी कि योजना बनाई है, उससे सजा हो सकती है? यस और नो। जब भी हम क्लास शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो ध्यान से आपको सुनना है
उसी से रिलेट करके नीचे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो तो यस, यस, यहाँ यहाँ पर शुरू में बता दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी तो की जब क्रिमिनल डेफिनेशन कॉन्स्पिरेंसी की डेफिनेशन ये दी थी, जरूरी नहीं ये है कि जरूरी नहीं है कि परफॉर्म किया जाए, केवल केवल साजिश करने पर, योजना योजना बनाने पर भी सजा होगी। और और सजा कितनी होगी? जितनी एक्ट को परफॉर्म करने की होती। किसी किसी को मर्डर करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हो तो मर्डर की सजा मिलेगी आपको कॉन्स्पिरेंसी करने पर भी। तो तो साजिश साबित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्य जरूरी नहीं है, कार्य होना जरूरी नहीं है, साजिश होना जरूरी है। यहाँ पे अभियोजन को साजिश के अस्तित्व को साबित करना होगा, बस उसको इतना साबित करना है कि 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग की थी फला जगह की, इसका मेरे पास ये सबूत है साजिश का। अब आप मुझे अगेन दोबारा से बताओ, क्या प्लानिंग पे सजा हो सकती है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की प्लानिंग पे सजा हो सकती है? यस यस और नो? हो सकती है। यस यस हो सकती है। तो जब आप ध्यान से सुनोगे तो चीजें ऑलरेडी आप रिलेट कर पाओगे। और अब मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी कर दिया, हिंदी मीडियम के असाइनमेंट भी बना दी। ठीक है, अभी मुझे इसमें बहुत टाइम खर्च हो जाता है असाइनमेंट को हिंदी इंग्लिश दोनों को डिजाइन करने में, लेकिन फिर भी आपके बेनिफिट के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग कंसंट्रेशन ही नहीं करेंगे क्लास में तो मेरी इतनी मेहनत करने का फिर कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें कि ये मत सोचें कि हमारा क्लास में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अपना एटलीस्ट टाइम दें क्लास में और सीरियस होकर क्लास को अटेंड करें। इसका बेनिफिट आपको हर फील्ड में मिलेगा, चाहे आप जुडिशरी में लिटिगेशन कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप एपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लॉ तो हमारा बीएनएस ही है ना, बेयर एक्ट ही है। और बेयर एक्ट में जो चीज़ें पूछता है वो मैंने निकाल कर आपको यहाँ पे दे दी हूँ, और केवल उन्हीं टॉपिक पर हम फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम सारे सेक्शन पूरा बेयर एक्ट ना पढ़कर फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को उसी तरह से बना रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आती हैं वो पहले सेक्शन में कवर करेंगे, फिर 50% चांस वाले, और फिर 25% चांस वाले, लास्ट में 10% चांस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि कभी भी आप पढ़ाई शुरू करो तो आपको पहले वो टॉपिक के रिवीजन हो जाए जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। अगला चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तीसरा केस है हमारा मेजर ईजी बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962। यहाँ पे बोला था कि जो एविडेंस है उसकी एडमाइजेबिलिटी क्या है कॉन्स्पिरेंसी केस में, मतलब साजिश के मामले में सबूतों को कब स्वीकार किया जाएगा, ये कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि ये सबूत जो है, ये एविडेंस जो एडमाइजेबल है या नहीं। तो इसके फैसले में कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत जो स्वतंत्र रूप से स्वीकार्य नहीं है उसे साजिश के मामले में स्वीकार किया जा सकता है, अगर वह साजिश के अस्तित्व को साबित करने में मदद करता है। मतलब कोई भी ऐसा एविडेंस जो जनरली कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ वो हो जाता है जहाँ पर वो ये प्रूव करने के लिए सफिशिएंट हो कि साजिश हुई। अगला चौथा केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसएन ढींगरा 1988। When does the conspiracy come to an end? देखो मैंने ना बहुत बड़ा केस ना लिखकर सिर्फ वही इशू लिखा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको पूरा केस पढ़ना है तो आप इस केस का टाइटल गूगल पे डालेंगे, या कोई भी आपके पास एआई की होगी जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी, उस पर डालेंगे तो तुरंत ये केस पूरा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो उसमें बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है, तो इसलिए मैंने केस का केवल वही पॉइंट निकाल के यहाँ पे लिख दिया है, इशू लिख दिया है जो जनरल एग्जाम में पूछा जा रहा है। व्हेन डज कॉन्स्पिरेंसी कम टू एंड? कॉन्स्पिरेंसी खत्म कब होती है? तो शुरुआत होने की तो बता दी कि साजिश करेंगे जब शुरुआत होगी, तो खत्म कब होती है? तो जजमेंट में बताया गया ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी अचीव, जब कॉन्स्पिरेंसी जिसके लिए की जा रही है वो अचीव हो जाए। साजिश तब खत्म होती है जब साजिश का मकसद पूरा हो जाए या मकसद पूरा करना असंभव हो जाए। ए और बी मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि सी जो है उसकी बहन को किडनैप करेंगे, लेकिन इससे पहले वो किडनैप करते उसकी बहन की डेथ हो गई। तो साजिश करना ही, साजिश का मकसद जो था वो असंभव हो गया, अब तो मर गई तो किडनैप हो नहीं सकती। तो जब मकसद असंभव हो जाए तो भी कॉन्स्पिरेंसी एंड हो जाती है, तो कॉन्स्पिरेंसी खत्म हो जाती है। अब ये कहर सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988
कहर सिंह वाला काफी जगह रिपीट होता है केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन हर जगह अलग अलग इश्यू को बताया जाता है। यहाँ पे एक अलग इश्यू है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन हु डिड नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द क्राइम बट वॉज पार्ट ऑफ कंसर्न। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है जिसने अपराध में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपराध करने की साजिश का हिस्सा है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्राइम में, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा है, तो उसको क्या सजा मिलेगी बताएं। ये मैंने पहले आपको अच्छी तरह समझा रखा है, बताएं क्या सजा मिलेगी। कहर सिंह वाला केस हमने कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में पढ़ा था। बताए इसको एक बार कोई भी। सर जिस भी क्राइम की वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उस क्राइम की भी सजा मिलेगी। उस क्राइम की जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट उसको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कम मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा मिलेगी, पूरी मिलेगी। जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था कि बैंक लूटने की प्लानिंग में 5 लोग शामिल थे, जिसमें से एक आदमी गया नहीं, वो घर पे ही था, मतलब वो पीछे से बैकएंड सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब वो बैंक लूटने गए तो मर्डर हो गया उनसे गार्ड का, तो अब मर्डर की सजा उस व्यक्ति को ही मिलेगी जो बैंक की डकैती में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था, केवल पीछे से बैकएंड सपोर्ट कर रहा था, उसको भी मर्डर की ही सजा मिली। अगर राम नारायण कोपली वर्सेस सीबीआई, ये 2003 का केस है। यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की ये बताया है कि जो सीबीआई है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो होता है, यानी कि आपराधिक साजिश हो गई, उसमें मुकदमा चलाने में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का कितना रोल है। सीबीआई के द्वारा खोज खबर करके निकाली गई चीजें क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को साबित कर सकती हैं, ये पूछ रहा है। बताइए यस और नो। यस और नो। यस सर। यस हो सकता है। यस होगा। फॉर एग्जाम्पल बी को शक था कि ए मेरे खिलाफ कुछ न कुछ साजिश कर रहा है, उसने सबूत लाए और कोर्ट में पेश कर दिए कि भाई ए मेरे को मारने की या मेरे को लूटने की साजिश कर रहा है। अब इसकी सीबीआई जांच करवा दी कोर्ट ने, और सीबीआई जांच में ये पता लगा ए तो कर ही रहा था और बी था उसके साथ, सॉरी सी था उसके साथ इन्वॉल्व, लेकिन एक बंदा जेड भी था जो ए को पता ही नहीं था कि जेड भी इन्वॉल्व है। जेड अचानक से सीबीआई ने बीच में ला दिया कि ये भी कॉन्स्पिरेटर है, तो जेड तो वहां पर आया ही नहीं, मतलब उसने बताया ही नहीं था जिसने भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का आरोप लगाया। तो सीबीआई द्वारा नया कोई कॉन्स्पिरेटर अगर आता है तो उसके ऊपर भी सेम केस चलेगा जो पहले व्यक्ति के ऊपर चल रहा है। अब है परवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे ये क्या साफ तौर पर कोई समझौता ना होने पर भी हालात में साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपके पास क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इंसिडेंशियल एविडेंस मिल गए। इंसिडेंशियल समझते हो ना क्या होते हैं? बताइए समझ यस और नो। मतलब लॉजिकली उन चीजों को अगर आप रिलेट करो तो वो सबूत है। डायरेक्टली आपके पास कोई सबूत नहीं, तो क्या ऐसे सबूतों के बेस पर कॉन्स्पिरेंसी का केस चलाया जा सकता है? तो कहते हैं कि अगर आसपास के हालात से यह अंदाजा लगाया जा सके कि भाई ये व्यक्ति भी कॉन्स्पिरेंसी में इन्वॉल्व है, चाहे उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत हो या ना हो, तो वो भी कॉन्स्पिरेटर यानी कि साजिशकर्ता कहलाएगा। तो ये मैंने जो पॉइंट समझाया समझ में आया आपको? बताइए एक बार रिपीट कीजिए क्या बताया मैं। अगर इंसिडेंटल एविडेंस में मिलता है तो उसके बिना पर भी जो व्यक्ति है उसको हम कॉन्स्पिरेटर मान सकते हैं कि अगर उसको हम शक हो रहा है हमें या वो सस्पेक्टेड लिस्ट में है कि वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, तो उसे भी हम कॉन्स्पिरेसी के दायरे में रख सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंसिडेंटल जो एविडेंस है उसको हम परिस्थितिजनक साक्ष्य भी कह सकते हैं हिंदी में, परिस्थितिजनक साक्ष्य। ठीक है, जब कॉन्स्पिरेंसी के लिए मीटिंग हुई तो वहाँ पर एक व्यक्ति भी इन्वॉल्व था जे, जो कहीं किसी को शक नहीं था कि जे भी है, लेकिन जब कॉन्स्पिरेटर की मीटिंग होती थी जे वहाँ पे इन्वॉल्व होता था, तो इसलिए इंसिडेंटल एविडेंस के थ्रू, परिस्थितिजनक साक्ष्य के थ्रू उसको भी दोषी करार दिया गया। योगेश अलियास सचिन जगदीश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2009 का केस है।
एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी प्रूव करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट जरूरी है? तो सबसे पहले दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में नहीं हो सकता या नहीं कर सकता। कॉन्स्पिरेंसी जो है वो सरकमस्टेंसेस के हिसाब से प्रूव होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट प्रूफ होना चाहिए। मान लो कि आपके पास अगर डायरेक्ट प्रूफ नहीं है तो आप परिस्थितिजनक साक्ष्य से प्रूव कर दो, लेकिन आपके पास डायरेक्ट प्रूफ है तो डायरेक्ट प्रूफ होना चाहिए। हालात में साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर सीधा सबूत मिलना मुश्किल होता है। जहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल हो वहाँ पे परिस्थितिजनक साक्ष्य यानी कि इंसिडेंशियल एविडेंस को भी सबूत माना जा सकता है। स्टेट वर्सेस नलिनी 1999 प्रिंसिपल गवर्निंग इन द लॉ कॉन्स्पिरेंसी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो कॉन्स्पिरेंसी एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का, यानी कि इंटेंशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। एक व्यक्ति के इंटेंशन होने से ही वो क्रिमिनल नहीं हो जाता, लेकिन कॉन्स्पिरेंसी में हो जाता है। इट इज इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज पनिशेबल, यानी कि अगर उसकी इंटेंशन है क्राइम करने की तो उसको सजा मिलेगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कॉन्स्पिरेटर एग्री टू द कॉमन पर्पस ऑफ द सेम टाइम। ये जरूरी नहीं है कि सारे षड्यंत्रकारी एक ही टाइम पर एक ही बात से सहमत हैं। तीसरा प्रोसिक्यूशन मस्ट, जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो पार्टी आरोप लगा रही है उसको क्या प्रूव करना है? ये एक्यूज हैज नॉलेज टू ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लेंट, कि हर व्यक्ति जो वहाँ मौजूद था उसको पूरी नॉलेज थी षड्यंत्र। देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्स्पिरेटर के बीच में एक फॉर्मल या ओरल एग्रीमेंट बना हुआ है। कॉन्स्पिरेंसी जो है वो कंडक्ट की जा रही है प्राइवेसी में, मेकिंग सरकमस्टेंशियल एविडेंस। अगर प्राइवेट तरीके से मतलब छुपा के कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं तो फिर आप सरकमस्टेंशियल एविडेंस ले आओगे, परिस्थितिजनक साक्ष्य। तो कॉन्स्पिरेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कॉन्स्पिरेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है को कॉन्स्पिरेशन के लिए आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी, जब कॉन्स्पिरेंसी टर्मिनेट हो जाती है। यानी कि साजिश खत्म होने के बाद साजिश रचने वाला अपने साजिश रचने वालों के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जब कॉन्स्पिरेंसी का कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर दूसरा व्यक्ति कोई और एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए उसका साथी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस सेक्शन 62 और आईपीसी का 511 अपराध करने की कोशिश करना, जैसे मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर होता है ऐसे ही। तो अटेम्प्ट में क्या सजा मिलती है? कॉन्स्पिरेंसी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हमने केस के साथ को समझ लिया। बहुत छोटी चीज थी, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो मैंने उसको ज्यादा बढ़ाया भी नहीं, उसमें भी कंप्लीट कर दिया। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है अटेम्प्ट से सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस, अपराध करने की कोशिश के लिए सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो आप क्या कहते हो? जी हो सकती है, हो सकता है। Where no express provision is made by the संहिता for punishment of attempt, punishment shall be as follows. अगर हमारी संहिता में, हमारे भारतीय न्याय संहिता में कहीं कुछ लिखा ही नहीं अटेम्प्ट करने की सजा, तो हम सजा कैसे देंगे? पहला पॉइंट, अगर अपराध आजीवन कारावास की सजा है यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट। अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो आजीवन कारावास की आधी सजा होगी अटेम्प्ट करने पर। समझ गए मेरी बात? अगर किसी क्राइम को करने के लिए आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट सजा मिलेगी 14 साल की जेल, तो आपको आधे सजा मिलेगी अटेम्प्ट करने पर। जैसे मर्डर करने पर फांसी, तो हाफ मर्डर करने पर यानी कि अटेम्प्ट करने पर आपको आधी सजा। अब आधी फांसी तो होती नहीं, तो फांसी का एक अल्टीमेट क्या है? लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो उसका आधा हो जाएगा। इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, अगर अपराध की सजा कारावास है, कारावास मतलब जेल, जैसे 2 साल 6 महीने 5 साल 7 साल, तो उसकी सजा आधी मिलेगी उसको। आधी सजा का मतलब है 2 साल हुआ तो 1 साल, 6 महीने हुआ तो 3 महीने। ये क्लियर है सर? वैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट का ड्यूरेशन कितना माना गया सर? वैसे 14 ईयर, कोई जरूरी नहीं कर रहा 100 साल जिएगा। 14 ईयर वैसे होता है। उसके बाद जो होता है उस आदमी की चाल चलन के ऊपर बेल लगाई, मतलब वो बाहर आ जाता है, चार्जेस कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। वैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब ये होता है जब तक वो आदमी ना मरे तब तक उसको जेल में रखा जाए, लेकिन मैक्सिमम 14 साल पनिशमेंट के बाद उसके व्यवहार जो उसको छोड़ा भी जा सकता है।
सेक्शन सेक्शन 62 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रीजमेंट, यानी कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास वाले अपराध करने की सजा के लिए। अभी भी पढ़ने 62 पढ़ा, ये भी 62 ही है। तो तो कहता है जहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी भी पनिशेबल ऑफेंस को करने के लिए, जहाँ पे संहिता के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ की की सजा है या इम्प्रीजमेंट की सजा है या कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए आपको जेल में डाला जाए, ऐसी कोई सजा है, तो वहाँ पर क्या होगा? बी पनिश विद इम्प्रीजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ लाइफ, यानी कि आधी सजा मिलेगी उसको। जैसे इम्प्रीजमेंट 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ प्रोवाइडेड ऑफेंस, उस अपराध को करने की जितनी मैक्सिमम सजा है, उस मैक्सिमम सजा की आधी सजा मिलेगी अटेम्प्ट पर, या अपराध के लिए जो जुर्माना है उस जुर्माने को उसके ऊपर लगाया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि उसको जेल ही मिले, जुर्माना देकर भी छोड़ा जा सकता है, या जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। जैसे बहुत जगह होता है ना 2,500 रुपये जुर्माना या 6 महीने की साधारण जेल, तो कोर्ट के ऊपर होता है। कई बार कोर्ट जुर्माना लगा के छोड़ देती है जेल में, वहाँ पर वो जुर्माना भर के भी छूट सकता है। अगर दोनों जेल साथ है तो जेल आधी हो जाएगी, जुर्माना का पूरा देगा। थेफ्ट, अगर थेफ्ट का अटेम्प्ट किया, थेफ्ट समझते हो क्या होता है? चोरी की कोशिश की, चोरी नहीं की। ए अटेम्प्ट टू स्टील द ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स बट फाइंड द ए ने बक्सा तोड़कर कुछ गहनों को चुराने की कोशिश की, लेकिन जब बक्सा तोड़ा तो बक्सा खाली मिला। अब उसने तो चोरी के लिए काम किया था ना, बक्सा क्यों तोड़ा था? चोरी करने के लिए। तो यहाँ पर उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी? चोरी की लगेगी, लेकिन चोरी तो वो कर नहीं पाया, इसलिए अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने चोरी करने की दिशा में कोई काम किया है, इसलिए इस धारा के तहत वो दोषी। तो सेक्शन 379 आईपीसी के तहत उसको 3 साल की सजा होनी चाहिए। तो 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 साल। तो अटेम्प्ट करने पर सजा कितनी होती है? 1.5 साल। अब पिक पॉकेटिंग समझते ना, जेब काटना। ए ने जेड की जेब काटने की कोशिश की, थ्रस्टिंग हिम हिज हैंड इनटू जेड पॉकेट, और उसकी जेब में हाथ डाल दी। A fails his attempt. जेड नथिंग इन दिस पॉकेट, उसकी जेब में कुछ था नहीं, इसलिए उसका अटेम्प्ट जो है फेल हो गया। लेकिन फेल होने के बाद भी वो इस सेक्शन के अंदर गिल्टी हो गया, क्योंकि उसका इरादा तो चोरी करने का ही था, जेब काटने का ही था। नाकाम होने के बाद भी उसको चोरी की पिक पॉकेटिंग की सजा मिलेगी, लेकिन आधी सजा। अब केस लॉ, इस पे भी केस लॉ है। जैसे अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961। Abhinand Mishra wanted to pursue MA English from Patna University as a private candidate. Abhinand Mishra जो है MA English करना चाहता था पटना यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में। उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया जो उसकी ग्रेजुएशन से जुड़ा हुआ था 1951, यानी कि झूठी डिग्री लगा दी। He was a teacher at school. वो स्कूल में टीचर था। यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया ये जो फौजरी है, इसका केस फाइल कर दिया 420 चीटिंग के अंदर, और सेक्शन 511 420 को ना 511 के साथ रीड किया जाता है चोरी के चीटिंग के केस, जहाँ पे फौजरी डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। वहाँ पे 420 चीटिंग के साथ साथ 511 को भी लगाया जाता है आईपीसी। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तैयारी से जुड़े काम पहले ही पूरे कर लिए थे। जिस पर उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट भेजे, उनके काम कोशिश की श्रेणी में आ। जैसे ही उसने यूनिवर्सिटी के अंदर झूठी डिग्रियां लगाई, वैसे उसने अटेम्प्ट कर लिया क्राइम और धोखाधड़ी की कोशिश कर ली उसने, तो इसलिए उसको धोखाधड़ी का दोषी माना गया। अब एसेंशियल ऑफ अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है? अटेम्प्ट समझते हो? जहाँ पे आप क्राइम नहीं कर पाए लेकिन आपने क्राइम को अटेम्प्ट कर लिया। तो पहला तो मेंसरिया, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, मेंसरिया के एब्सेंस में क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं होती, तो मेंसरिया होना जरूरी है। दूसरा ओवर एक्ट बियॉन्ड प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन से बाहर जाके अपराध करने की तैयारी करने के अलावा उसने अटेम्प्ट किया है उसको, तो ये ओवर एक्ट। फेलियर टू कमिट द ऑफेंस, यहाँ पे एक्यूज फेल हो गया ऑफेंस कमिट करने।
चोरी करने की चोरी करने की कोशिश तो की, इरादा भी था, लेकिन वो असफल हो गया चोरी करने में। तो आरोपी का जो इरादा है वो उसको अपराध करने के लायक बना रहा है, या अपराध उससे हो गया है। अब ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे पहला, द केस रिलेटेड टू कोड 20 रीड विद सेक्शन 511। कभी भी अगर चीटिंग का केस लगाओगे तो 420 के साथ 511 आईपीसी को हमेशा लगाया जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि 420 के साथ रिलेट करता है तो 511 के साथ रिलेट करता है आईपीसी। टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्रिपरेशन फ्रॉम अटेम्प्ट। यहाँ पे अटेम्प्ट को प्रिपरेशन से अलग माना गया है। तैयारी करना और अटेम्प्ट करना दोनों अलग अलग चीज है। प्रोक्सिमिटी टेस्ट, अब ये जो प्रोक्सिमिटी टेस्ट है ये क्या होता है? तो ये है निकटता का प्रशिक्षण। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आरोप लगा रहे हैं आप वो एक दूसरे के कितने निकट है। Determine how close the accused was to completing the crime। क्राइम करने के कितना करीब रहा एक्यूज, या कितना क्राइम वो परफॉर्म कर पाया। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट के अंदर वो कितना क्लोज था आप ये चेक कर लोगे। इससे केस लॉस में आरवी टेलर का केस है, लाइटनिंग अ मैच टू इग्नाइट बाय कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर उसने माचिस के तिल्ले से कुछ चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, यानी कि आग लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं पाया। अभयानंद मिश्रा वाला जो हमने ऊपर केस पढ़ा था जहाँ पे झूठे डॉक्यूमेंट नौकरी लेने के लिए जमा कर दिए थे। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद यूको, जहाँ पे उसने एक्सपोर्ट किया, अटेम्प्ट किया एक्सपोर्ट का सिल्वर इलीगल, यानी कि गैर कानूनी तरीके से वो चांदी को बाहर भेज रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, यूजिंग व्हीकल्स नियर अ क्रेक। लोकस पोटेंशिया टेस्ट, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेपिटेंस होता है, यानी कि यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि वो पोटेंशियली कितना एग्रेसिव, मतलब कितना ज्यादा इच्छुक था इस क्राइम को करने के लिए। If the accused abandon the plan voluntarily to an attack, अगर accused जानबूझ के प्लान को छोड़ देता है, मतलब उसको कोई भनक लग जाती है खतरे की, तो वो प्लान को वहाँ पे रोक देता है। रोकने के बाद भी वो अटेम्प्ट है, सॉरी वो अटेम्प्ट नहीं है जब वो रोक देता है। तो केस लॉ, मलकिया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है पैडी को विदाउट क्रॉसिंग द इंटेंटेड बाउंड्री वेयर प्रिपरेशन नॉट एन अटेम्प्ट। यहाँ पर वो पैडी को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, यानी कि फसल की जो पैडी है उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, लेकिन वो करता नहीं, बाउंड्री को उस इंटेंशन के साथ करता ही नहीं, तो ये प्रिपरेशन नहीं कहलाएगी। रेस्ट इसका लोकेटेड टेस्ट, ये इक्विवेलेंटरी टेस्ट है। व्हेन द एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ शोइंग नो पर्पस अदर देन कमिटिंग द क्राइम, जहाँ पे एक्ट केवल एक ही चीज को कह रहा है कि ये क्राइम में करने में, कमिटिंग का क्राइम में इन्वॉल्व है, या डिफेंडेंट जो है वो कंडक्ट कर रहा है अनइक्वेशनली पॉइंट और कमीशन ऑफ द क्राइम। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट कैसे मिलेगी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। जितनी मैक्सिमम सजा होगी उसकी 1/2, उसकी आधी सजा मिलेगी। सेपरेट पनिशमेंट मिलेगी हर अटेम्प्ट और कंप्लीशन। मतलब ये सेक्शन में से अगर आपने 4 बार अटेम्प्ट किए, 4 सेक्शन, तो चारों सेक्शन के अटेम्प्ट और कंप्लीशन की सजा आपको मिलेगी। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है इसकी पनिशमेंट अलग अलग है। अटेम्प्ट को कमिट किया जाता है सुसाइड, जो अटेम्प्ट है वो पनिशेबल। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया। अब इसके आगे इम्पोर्टेंट केस लो। तो आप जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना आपको, वो ये जो हमने कल भी डिस्कस किया था, संजू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और अटेम्प्ट में है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद या। अब संजू वाले केस में क्या पढ़ा था हमने, यानी कि उकसाना जो है वो सीधा और स्पष्ट होना चाहिए, अबेटमेंट क्लियर नजर आना चाहिए, तभी अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बताया गया है कि कोर्ट ने कहा भले ही साजिश का मकसद पूरा ना, मतलब उन्होंने जिसको प्लान किया वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन साजिश करने पर भी सजा मिली। अपराध का प्रयास अटेम्प्ट, महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब प्रयास, ऐसी कार्रवाई शामिल है जो अपराध करने से सीधी जुड़ी है या अपराध की तैयारी को बताती है। तो ये हमने सारा असाइनमेंट आपका आज मतलब जितना मैंने बनाया था उतना कंप्लीट हो गया। इसके आगे मैं अगली क्लास में बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आज जो हमने चीजें कंप्लीट की है वो आपको कितनी समझ में आई?
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हमने हमने आज आज पढ़ा है और और अटेम्प्ट अटेम्प्ट दो दो चीजें चीज़ें पढ़ी। अटेम्प्ट अटेम्प्ट में हमने ये बताया कि कि अटेम्प्ट में क्राइम की सज़ा की हाफ सज़ा हो, आधी आधी सज़ा हो। और और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में ये बताया था कि कि कॉन्स्पिरेंसी अगर आपने की और क्राइम नहीं किया तो तो भी आपको सज़ा मिल जाएगी। कॉन्स्पिरेंसी करने की सज़ा होती है, अटेम्प्ट करना तो आगे एक नेक्स्ट स्टेज आ गई। तो अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्पिरेंसी से मतलब है। तो तो बताइए कि यहाँ तक क्लियर है या कुछ डाउट है अभी? मन में कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है चीज़ें। बस जो केस लॉस बीच बीच में आए हैं ना, उन केस लॉस को थोड़ा सा आप पढ़ लोगे डिटेल में तो और अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी पढ़ते तो जो मैंने इश्यूज निकाल के रखा उस इश्यूज को आप याद रखना केस टू केस। चाहे तो अपनी एक अलग से कॉपी बना सकते हो जिसमें केवल आप केस लॉस ही लिखोगे। टॉपिक अबेटमेंट, उसके केस लॉस ये, टॉपिक कॉन्स्पिरेंसी, उसके केस लॉस ये, टॉपिक अटेम्प्ट, उसके केस लॉस ये। तो आप देखोगे कि आपको इस तरह से केस लॉस काफ़ी ज़्यादा याद हो जाएगी। जजमेंट जो है ना वो आपको रट जाएंगे एक तरीके से। बार बार जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, फोकस करोगे तो ये चीज़ें आपके मन में मेमोराइज हो जाएंगी, आपको याद रहेंगी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ आज मैंने आपके साथ शेयर किया, दोनों ही मीडियम में पढ़ाने की कोशिश की ताकि दोनों तरह के बच्चों को जो हेल्प हो जाए। बाकी जो बच्चे क्लास नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है क्लास करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे क्लास करेंगे उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा और डाउट भी निकल कर आते हैं बच्चे। तो पीएनएस जो आपका एक शुरू से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप लिटिगेशन प्रैक्टिस करें, जुडिशरी प्रैक्टिस करें, लॉ का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दें, इवन बैंक लॉ ऑफिसर का भी एग्जाम देंगे तो भी बीएनएस आपसे पूछा ही जाए। तो इसलिए बीएनएस करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीएनएस और बीएनएसएस है, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट है। कोई आपके कोई डाउट है या कुछ क्वेरीज हैं या क्लास से जुड़ी हुई कोई और सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप बता सकते हैं।